बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS504 का लेक्चर नंबर 23 जो है वो कवर करने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आर्किटेक्चरल व्यूज़। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, MCQs के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। लिहाजा आपने इसको अच्छे से जो है वो कवर करना है अपने MCQs के हवाले से और शॉर्ट के हवाले से। तो आर्किटेक्चरल व्यूज़, तो इसकी यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिफाइंस द हाई लेवल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आर्किटेक्चरल व्यूज़ की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि ये आर्किटेक्चरल व्यू एक ऐसा व्यू होता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर के हाई लेवल स्ट्रक्चर को क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक हो गया। उसके बाद उसके बाद ये दो चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा होता है, एक आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को और एक आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को। तो ये पहले आपकी डेफिनेशन होगी और उसके बाद आपसे एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है कि आर्किटेक्चरल व्यू जो है किन किन रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफिल करता है। तो ये आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट एज वेल एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम को जो है फुलफिल करता है। आगे, पेरी एंड वोल्फ प्रपोज द फॉलोइंग फार्मूला फॉर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। कि ये दो साइंटिस्ट थे, इनका आपने अच्छे से याद रख लेना है कि जो पेरी और वोल्फ ये दो साइंटिस्ट हैं, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना सिंपली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिफाइन करने के लिए या उसको बयान करने के लिए ना एक सिंपल सा फार्मूला बना दिया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बेसिकली एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है जिसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं एंड रैशनल होते हैं। तो ये तीन चीज़ें वो कहते हैं किस में होती हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर शामिल होती हैं। ये किसने बोला, ये पेरी एंड वोल्फ ने बोला। ये दो साइंटिस्ट हैं या आप इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह सकते हो इनको, ठीक है, जो भी। तो ये आपने इनकी ये फार्मूला इनका जो है वो याद रखना है। ये आपको MCQs में सारे डिफरेंट फार्मूला दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इनमें से पेरी एंड वोल्फ का फार्मूला कौन सा है। तो आपने जी इस फार्मूले को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच हैव अ सर्टेन फॉर्म्स। कहते हैं जो हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर जो हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है, एक स्पेसिफिक शक्ल होती है, एक स्पेसिफिक जो है वो सूरत होती है। आगे, दीज एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगराइज। ठीक है, तो ये अब आपने ये भी चीज़ आगे MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उन एलिमेंट्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है 3 कैटेगराइज के अंदर। तो ये आपको MCQ में ये पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो आपने बताना वहाँ पे 3 कैटेगरीज में। अब उन 3 कैटेगरीज के आपसे नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो उनके नाम को क्या क्या है। पहली कैटेगरी का नाम है डाटा एलिमेंट्स, दूसरी कैटेगरी का नाम है प्रोसेसिंग एलिमेंट्स और तीसरी कैटेगरी का नाम है कनेक्टिंग एलिमेंट्स। तो ये 3 कैटेगरीज हैं किसकी, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स की। ठीक है, और उसके बाद उनके क्या क्या नाम है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे इनकी डेफिनेशन भी छोटी छोटी लिखी हुई है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन सर आपसे पूछ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी कैटेगराइज के नाम लिखो और साथ ब्रीफली इनको एक्सप्लेन करो। तो ये आपको 5 नंबर में ही पूछा जा सकता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये बताना कि इसकी 3 कैटेगरीज हैं, फिर उन कैटेगरीज के आपने नाम बताने हैं, फिर वन बाय वन जो है ना एक एक दो दो लाइन के अंदर उनकी डेफिनेशन कर देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला जो कैटेगरी है उसका नाम क्या था, डाटा एलिमेंट। तो डाटा एलिमेंट किस लिए क्या काम करता है, डाटा एलिमेंट्स कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड एंड ट्रांसफॉर्म द सिस्टम। यानी कहता है जो डाटा एलिमेंट्स होता है ना, ये बेसिकली आपकी कंटेन करता है इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन, डेट इज यूज्ड एंड ट्रांसफॉर्म इन द सिस्टम, जो आपके सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो है वो, यानी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो है वो आपके सिस्टम के अंदर डाटा एलिमेंट्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं उसके बारे में बता रहा है, प्रोसेस द डाटा एलिमेंट्स एंड स्पेसिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस। कहता है इसके अंदर हम हमारे जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ हम जो है अपने डाटा एलिमेंट्स को जो है वो एक तो प्रोसेस करते हैं और दूसरा स्पेसिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, और हमारे पास डिफरेंट जो फंक्शन होते हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये दो डेफिनेशन होगी डाटा एलिमेंट की और प्रोसेसिंग एलिमेंट की। तीसरा कैटेगरी कौन सी थी, कनेक्टिंग एलिमेंट्स। कनेक्टिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कहते हैं कनेक्टिंग एलिमेंट्स कनेक्ट डिफरेंट पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर टुगेदर। कहता है हमने अपने जो आर्किटेक्चर के डिफरेंट छोटे छोटे जो पीसेस आइडेंटिफाई किए होते हैं ना, उन तमाम के तमाम पीसेस को आपस में कनेक्ट करना, आपस में इनको जो है टुगेदर इकट्ठे करना, ये किसका काम होता है, कनेक्टिंग एलिमेंट्स का काम होता है। ठीक हो गया। तो आपने इस तरह 3 कैटेगरीज के नाम भी देख लिए और साथ साथ उनकी डेफिनेशन भी समझ भी ली और देख भी ली।
ठीक है, नेक्स्ट अगला आ गया जी। दिस फार्मूला वाज मॉडिफाइड बाय बोहिम एज फॉलोज। अब देखें ज़रा, यहाँ पे अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखें, सबसे पहले सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के फार्मूले को किसने बयान किया? पेरी एंड वोल्फ ने। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई किया, थोड़ा तब्दील किया, किसने? एक नए साइंटिस्ट ने जिसका नाम है बोहिम। बोहिम क्या कहता है? बोहिम कहता है नहीं नहीं, ये जो पेरी एंड वोल्फ कहते हैं ना कि इसमें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, वो कहता है नहीं, इसमें 3 चीज़ें नहीं होती, इसमें 4 चीज़ें होती हैं। कितनी होती हैं? 4 चीज़ें होती हैं। अच्छा, 3, उसने भी 3 के नाम बोला है, लेकिन एक को उसने 2 नाम दे दिए हैं। अब देखो वो कह रहा है जी, बोहिम क्या कहता है? बोहिम कहता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बेसिकली कैसा आर्किटेक्चर होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं एंड क्या होते हैं? रैशनल या कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। अब पेरी और वोल्फ ने क्या बोला था? एलिमेंट्स, फॉर्म्स और रैशनल होती हैं, बस ये 3 चीज़ें उनका फिक्स होती हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर। लेकिन बोहिम कहता नहीं नहीं, रैशनल की जगह पे कॉन्स्टेंट्स भी हो सकती हैं। अगर वहाँ पे रैशनल हो सकती हैं या फिर कॉन्स्टेंट्स होती हैं, ये लाजमी नहीं है। वो कहता है ये लाजमी नहीं है कि वहाँ पे रैशनल ही हो, कहता वहाँ पे रैशनल की जगह पे कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। तो लिहाजा पेरी एंड वोल्फ के फार्मूले को मॉडिफाई किसने किया? बोहिम ने मॉडिफाई किया। लिहाजा आपने इसके दरमियान जो है डिफरेंस याद रखना है कि पेरी और वोल्फ ने क्या फार्मूला बयान किया और उसके बाद उसको मॉडिफाई किसने किया? बोहिम ने। और जब बोहिम ने उसको मॉडिफाई किया तो उसके बाद उसने जो नया फार्मूला बनाया वो क्या था? वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को फिर मजीद एक साइंटिस्ट ने क्या कर दिया? प्रपोज कर दिया। उसका नाम क्या था? क्रूचियन। क्रूचियन उस साइंटिस्ट का नाम था। उसने क्या किया? उसने इसको मजीद प्रपोज कर दिया। वो कहता नहीं नहीं, ये ऊपर जो साइंटिस्ट कह रहे हैं ना ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहता है मेरी अपनी एक थ्योरी है, मेरा अपना एक कंसेप्ट है। वो क्या कहता है? क्रूचियन क्या कहता है? आर्किटेक्चरल मॉडल इज नोन एज क्रूचियन 4+1 आर्किटेक्चरल व्यू मॉडल। यानी क्रूचियन ये कहता है कि मैंने जो मॉडल तैयार किया है ना, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मॉडल, उसको मैंने 4+1 आर्किटेक्चर व्यू मॉडल का नाम दिया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये आपको एमसीक्यू में सर पूछ सकते हैं कि क्रैचिन जो है उसके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मॉडल का दूसरा नाम क्या है। तो आपने ये याद रखना है कि उसके जो मॉडल का सेकंड नाम है वो है जी 4+1 आर्किटेक्चरल व्यू मॉडल। अच्छा, इसके सेकंड नाम 4+1 क्यों है? 4+1 दोस्तों इसलिए है क्योंकि इसमें ना बेसिकली 5 डिफरेंट व्यूज़ हैं। 5 डिफरेंट क्या हैं? व्यूज़ हैं। 4 सब व्यूज़ हैं और एक ऊपर मेन व्यू है, इसलिए इसको 4+1 आर्किटेक्चर व्यू मॉडल कहते हैं। समझ आई बात की? क्रैचिन के आर्किटेक्चरल व्यू मॉडल को हम 4+1 मॉडल क्यों कहते हैं? तो यहाँ हम देखें, अब उसके उन 5 मेन व्यू मॉडल्स की आगे नाम लिखे हुए हैं। पहले मॉडल का नाम है लॉजिकल व्यू, दूसरे मॉडल का नाम है प्रोसेस व्यू, तीसरे मॉडल का नाम है फिजिकल व्यू, चौथे मॉडल का नाम है डेवलपमेंट व्यू और पांचवें मॉडल का नाम है यूज केस व्यू। ये जो यूज केस व्यू है ये मेन मॉडल है उसके ऊपर, ठीक है, या मेन व्यू है उसके ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे अब आपने खिचड़ी नहीं पकानी है, ये अलग अलग याद रखना है कि पेरी एंड वोल्फ ने ये फार्मूला दिया था, उसके बाद उसको मॉडिफाई थोड़ा सा किया बोहिम ने ये फार्मूला दे दिया और उसके बाद उसको मजीद थोड़ा मॉडिफाई किया किसने? क्रची ने क्या बोला? क्रची कहता नहीं नहीं, मेरे आर्किटेक्चर व्यू मॉडल के अंदर बेसिकली 5 डिफरेंट व्यूज़ होंगे जिसमें 4 सब व्यूज़ होंगे और एक उसके ऊपर मेन व्यू होगा। और उसने आगे अपने उन 5 व्यूज़ के नाम भी बता दिए हैं। लॉजिकल व्यू आपने नाम अच्छे से याद रखने हैं कि लॉजिकल व्यू, प्रोसेस व्यू, फिजिकल व्यू, डेवलपमेंट व्यू एंड यूज केस व्यू। अब इन 5 व्यू के छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इन 5 व्यूज़ में क्या क्या होता है। तो पहला व्यू कौन सा उसको हम देख लेते हैं। पहला व्यू का नाम क्या था? लॉजिकल व्यू इज द ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द डिज़ाइन। कहता है किसी भी डिज़ाइन का जो ऑब्जेक्ट मॉडल होता है ना, जिसमें हम तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कहता है उसको बेसिकली हम लॉजिकल व्यू कहते हैं। तो ये पहला व्यू है क्रचिन के मॉडल का। दूसरा व्यू कौन सा जी? प्रोसेस व्यू। अब प्रोसेस व्यू क्या कहता है? कहता है कैप्चर्स द कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन एस्पेक्ट्स ऑफ द डिज़ाइन। कहता है किसी भी डिज़ाइन के जो सिंक्रोनाइजेशन एंड कंकरेंसी होती है ना, उसको कैप्चर करने के लिए हम किस व्यू का इस्तेमाल करते हैं? प्रोसेस व्यू का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा व्यू कौन सा? फिजिकल व्यू। फिजिकल व्यू क्या होता है? द डॉक्यूमेंट द मैपिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑन टू द हार्डवेयर एंड रिफ्लेक्ट्स इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड एस्पेक्ट्स। कहता है किसी भी सिस्टम के तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स को मैप करता है किस फॉर्म के अंदर? हार्डवेयर और उसकी रिफ्लेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एस्पेक्ट्स के लिहाज से उसको जो है वो मैप करता है। कौन? आपका फिजिकल व्यू। चौथे नंबर पे आता है डेवलपमेंट व्यू। डेवलपमेंट व्यू क्या करता है? डिस्क्राइब द स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इन इट्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। कहता है कि जो हमारे पास डेवलपमेंट व्यू होता है ये बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर के स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिस्क्राइब करता है और
उसकी किस व्यू के अंदर, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है इसकी, कि जो डेवलपमेंट व्यू होता है ये बेसिकली आपके किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर उसके स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद लास्ट जो मेन व्यू था वो कौन सा था, यूज केस व्यू। यूज केस व्यू क्या करता है, यूज सिलेक्टेड यूज केसेस और सिनेरियोज, यानी आपके सिस्टम के अंदर दोस्तों जो डिफरेंट तरह के यूज केस यानी फीचर्स आप इंप्लीमेंट करोगे ना वो, और डिफरेंट तरह के जो सिनेरियोज इंप्लीमेंट करोगे उनको बेसिकली वैलिडेट करता है कौन, आपका यूज केस व्यू। तो ये तमाम एकदम पांचों व्यूज की मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी, उनके नाम भी बता दिए, और ये आपने इनका नाम भी रखना है। करच्ची ने इसके बारे में करच्ची ने इसको आइडेंटिफाई किया था, और उसने अपने मॉडल का नाम क्या लिखा, 4+1 जो है। और ये डायग्राम में देखें लिखा भी हुआ है कि लॉजिकल व्यू ये होता है, इम्प्लीमेंटेशन व्यू ये होता है, प्रोसेस व्यू ये होता है, डेवलपमेंट व्यू ये होता है, और यूज केस व्यू आपका ये वाला होता है, ठीक है। और इसमें आगे उसने लिखा हुआ भी है कि लॉजिकल व्यू होता है जिसमें एंड यूजर की फंक्शनलिटीज़ होती हैं। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी इस डायग्राम से भी जो है इसको जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हो, याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आ जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसी व्यू को थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई किया गया। किसने मॉडिफाई किया, क्लेमेंट्स ने। अब देखो वही चीज़ आ गई, पहले देखो ऊपर सबसे पहले देखो मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा आइडेंटिफाई करवा दूँ। देखो सबसे पहले पेरी एंड वोल्फ ने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को जो है एक फार्मूले के तहत जो है वो बयान किया। फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया किसने, बोहिम ने। जब बोहिम ने उसको मॉडिफाई किया उसके बाद मज़ीद उसको मॉडिफाई किसने किया, क्रचिन ने। क्रचिन के बाद मज़ीद उसको मॉडिफाई किसने कर दिया, क्लेमेंट्स ने। तो ये देखें डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट आ रहे हैं और वो उसी सेम चीज़ को जो है मॉडिफाई करते जा रहे हैं अपने अपने अंदाज के साथ। तो ये आप देखें चौथे नंबर पे कौन आ गया जी, क्लेमेंट्स आ गया। तो क्लेमेंट्स क्या कहता है, क्लेमेंट्स ने उसी क्रचिन के जो मॉडल था उसको मज़ीद थोड़ा मॉडिफाई किया और उसने सिर्फ इसके नाम चेंज कर दिए हैं। ये देखो ज़रा, यहाँ पे देखो ज़रा, वो कहता है इसमें फंक्शनल व्यू होता है, कंकरेंसी व्यू होता है, फिजिकल व्यू होता है, डेवलपमेंट व्यू होता है और सिनेरियोज व्यू होता है। यानी वही सेम 5 जो पॉइंट को क्रची ने नाम दिए हुए थे ना, उसी को उसने बेसिकली थोड़ा सा नाम मॉडिफाई किया है। और साथ उसने एक और चीज़ भी बयान किया, कहता है हमारे पास जो डेवलपमेंट व्यू होता है ना उसका आगे फर्दर लिंक होता है किसके साथ, कोड व्यू के साथ। लेकिन एक बात का ख्याल है, ये कोड व्यू जो है वो आपके ओवरऑल आर्किटेक्चर व्यू का पार्ट नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। ये सिर्फ कोड जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके डेवलपमेंट व्यू का पार्ट है, ये आपके ओवरऑल आर्किटेक्चरल व्यू का पार्ट नहीं है। समझ आ गई बात की। तो यही चीज़ आगे देखें जरा, कहता है क्लेमेंट्स मॉडिफाई वर्जन ऑफ क्रचिन 4+1 आर्किटेक्चर व्यू मॉडल। कहता है जो क्लेमेंट्स था उसने क्रचिन के 4+1 आर्किटेक्चर व्यू मॉडल को जो थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसको नया एक वर्जन बयान किया। और इस वर्जन के अंदर उसने क्या कहा, कहता है द आर्किटेक्चर इज अगेन प्रिपेयर्ड एंड एनालाइज फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। यानी उसने 5 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है वो इसको बयान किया। पहला पर्सपेक्टिव कौन सा था, फंक्शनल व्यू। दूसरा पर्सपेक्टिव कौन सा उसका, कंकरेंसी व्यू। तीसरा पर्सपेक्टिव उसका कौन सा, फिजिकल व्यू। चौथा कौन सा, डेवलपमेंट व्यू। पांचवा कौन सा, यहाँ ठीक है 1 2 3 4 और 5, 5 पूरे हो गए, 5 पूरे हो गए। और लास्ट में कहता है जो हमारे पास एक डेवलपमेंट व्यू का जो एक सब व्यू है ना, कोड व्यू, उसको आगे उसने बता दिया इज नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल क्रिश्चियन मॉडल एंड इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द डेवलपमेंट व्यू। वही मेरी वाली बात जैसे मैंने आपको बताया, बेसिकली ये जो एक्सटेंशन व्यू है किसका, डेवलपमेंट व्यू का। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपने रटा नहीं लगाना, सिर्फ देखें आपने फार्मूले याद रखने हैं या इनके जो डिफरेंट तरह के इनके जो व्यूज़ के नाम है वो आपको नाम याद होने चाहिए। बाकी इनकी आप अपनी वर्डिंग में जो है इनको लिख सकते हो। लो जी, आपने इनके ये जो क्लेमेंट्स के 5 व्यूज़ के नाम है ये अपने नाम जो अच्छे से जो है अपने जहन में याद रख लेने हैं। उसके बाद ये जो क्लेमेंट्स के 5 व्यूज़ हैं, फंक्शनल व्यू, कोड व्यू, डेवलपमेंट व्यू, इन तमाम के आगे कंपोनेंट्स इसको कौन कौन यूज़र यूज़ करेंगे वो, और रैशनल इनके कौन कौन से हैं वो आगे देखें इस टेबल में बयान किया गया। लिहाजा आपने ये पूरे का पूरा टेबल एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेना। इससे क्या, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि फंक्शनल व्यू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ये आपकी डेफिनेशन का पार्ट है बेसिकली, ये जो कंपोनेंट्स है ना ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये बड़ी आसान मैंने इसलिए ऊपर ये देखें ये सारी थ्योरी क्यों छुड़वा दी है, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर बेसिकली वो डेफिनेट कर रहा है। तो मैंने कहा बजाय यहाँ से करने से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसके टेबल से जो है वो ईजिली याद कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आपने क्लेमेंट्स के तमाम 5 व्यूज़ के नाम भी याद रखने हैं, और उसके बाद उनकी अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो आपने ये जो कंपोनेंट्स के अंदर ये पॉइंट लिखे हुए हैं ये आपने उसकी डेफिनेशन का पार्ट है। और उसके बाद एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पूरा टेबल ही इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर के अंदर फंक्शनल व्यू के यूजर्स पूछे जा सकते हैं, रैशनल पूछे जा सकते हैं, कोड व्यू के कंपोनेंट्स, यूजर्स और रैशनल पूछे जा सकते हैं। तो आपने ये पूरा का पूरा टेबल जो है वो एज ए एमसीक्यूज़ के तौर पर जो है वो याद करना है। बाकी शॉर्टकट्स के लिहाज से जो है इनके ये जो कंपोनेंट्स की डेफिनेशन है ये बेसिकली कंपोनेंट्स जो है वो बेसिकली उसकी डेफिनेशन के तौर पर आप लिख सकते हो पेपर के अंदर। ये पूरा टेबल आपने अच्छे से जो है वो
कर लेना है कवर। लास्ट में जो हमारे पास आ जाता है, मैं उम्मीद करता हूँ ऊपर दोस्तों कुछ भी या रट लगाने वाली चीज़ नहीं थी। देखो ऊपर सारे के सारे क्या हैं जी, डिफरेंट व्यूज़ के नाम है सिर्फ, और सिर्फ इतना याद करना आपने ऊपर कि 4 डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। पहले पेरी एंड वोल्फ था, फिर उसके बाद बोहीम आ गया, ठीक है, बोहीम के बाद क्रोचिन आ गया, क्रोचिन के बाद फिर लास्ट पे क्लेमेंट्स आ गए। तो देखो मुझे अभी मैंने अभी सिर्फ आपको एक दफ़ा पढ़ा, देखो मुझे ज़बानी याद हो गए हैं कौन से 4 साइंटिस्ट हैं, और उन 4 साइंटिस्ट के अलग अलग जो है डिफरेंट क्या हैं जी फार्मूलाज हैं, ठीक है। ऊपर में 2 फार्मूलाज हैं और नीचे जो है वो उनके आगे डिफरेंट आर्किटेक्चर व्यू के जो है डिफरेंट क्या जी व्यूज़ के नाम्स हैं। तो वो आपने अच्छे से जो है वो तैयार कर लेना है। उसके बाद लास्ट में दोस्तों यहाँ पे आ जाता है जी हायरार्किकल व्यूज़। ये अलग से एक टॉपिक है। तो अब ऊपर हमने आर्किटेक्चरल व्यू पढ़ा, अब हम आर्किटेक्चर व्यू के बाद नेक्स्ट मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, या नेक्स्ट व्यू पढ़ने जा रहे हैं हायरार्किकल व्यू। तो हायरार्किकल व्यू दोस्तों क्या करता है, हायरार्किकल व्यू बेसिकली कैसा व्यू होता है, कहता है एवरी व्यू इज पोटेंशियली हायरार्किकल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, तो ये आपके एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि आपका हर व्यू जो है वो पोटेंशियली जो है वो एक हायरार्किकल ही होता है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने यहाँ से इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो ये अच्छे से कर लेना है। उसके बाद जो हायरार्किकल व्यू होता है ना, इसमें बेसिकली फंक्शनल व्यू होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से व्यू होते हैं, पहले आपने इनके नाम ये देखो, सेम फिर वही बात आ गई, जैसे ऊपर आपने आर्किटेक्चर व्यू के अंदर डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट व्यू के नाम, सब व्यू के आगे नाम पड़े हैं। ऐसे ही हायरार्किकल व्यू के अंदर भी कहता है 5 व्यूज़ होते हैं। पहले व्यू का नाम है फंक्शनल व्यू, दूसरे व्यू का नाम है डेवलपमेंट व्यू, तीसरे व्यू का नाम है कोड व्यू, नेक्स्ट व्यू का नाम है हाँ कंकरेंसी व्यू, अगले व्यू का नाम है फिजिकल व्यू। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 डिफरेंट जो है व्यूज़ हैं, किसके एतबार से, हायरार्किकल व्यूज़ के एतबार से। तो अब देखो आपने ऊपर जो डिफरेंट 4 साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग नाम याद कर लिए, और उसके बाद ये लास्ट में 5वां जो पॉइंट है वो हायरार्किकल व्यू के अकॉर्डिंग है। और इस हायरार्किकल व्यू के अंदर 5 जो डिफरेंट नाम है, जो इस एक मेन व्यू के अंदर जो आगे सब व्यूज़ हैं 5, इनके आपने नाम याद कर लेने हैं, और आगे इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। देखो कहता है हायरार्किकल व्यू के अंदर जो पहला व्यू है उसका नाम है फंक्शनल व्यू। और फंक्शनल व्यू कौन सा होता है, कहता है जिसके अंदर बेसिकली हम अपने सब फंक्शंस को जो है वो कंटेन कर रहे होते हैं। तो ये आपने इसके बारे में डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद कहता है हायरार्किकल व्यू के अंदर दूसरा जो व्यू है वो है जी डेवलपमेंट व्यू। डेवलपमेंट व्यू वो होता है जिसके अंदर हम बेसिकली कंटेन करते हैं तमाम डायरेक्टरीज विच कंटेन्स फाइल्स। डायरेक्टरीज किसे कहते हैं दोस्तों, ये जो आप अपने कंप्यूटर के अंदर फोल्डर्स बनाते हैं ना, फोल्डर्स, बेसिकली उसको हम डायरेक्टरीज कहते हैं। तो कहता है बेसिकली डेवलपमेंट व्यू वो होता है, हायरार्किकल व्यू के अंदर डेवलपमेंट व्यू वो होता है जिसके अंदर अपनी तमाम की तमाम हम अपनी डायरेक्टरीज को कंटेन करते हैं और उनके अंदर डिफरेंट तरह की फाइल्स को कंटेन करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो हायरार्किकल व्यू के अंदर जो तीसरा व्यू है वो है जी कोड व्यू। कोड व्यू के अंदर हम क्या करते हैं, कहता है मॉड्यूल्स एंड सिस्टम दैट कंटेन सब मॉड्यूल्स एंड सब सिस्टम्स। कहता है इसके अंदर बेसिकली अपने तमाम के तमाम हम अपने उन मॉड्यूल्स या उन सिस्टम्स को मैनेज करते हैं जो आगे फर्दर जो है डिफरेंट सब मॉड्यूल्स या सब सिस्टम्स को जो है वो कंटेन्स कर रहे होते हैं रिस्पेक्टिवली। उसके बाद चौथा व्यू कौन सा जी, कंकरेंसी व्यू। ये हायरार्किकल व्यू का चौथा व्यू है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, कंटेन्स प्रोसेसेस दैट आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्रेड्स। कहता है बेसिकली हमारे पास जो कंकरेंसी व्यू होता है ना, इसके अंदर हम अपने डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस को जो है वो कंटेन्स कर रहे होते हैं और ये प्रोसेसेस आगे फर्दर जो है डिवाइड किए जाते हैं डिफरेंट थ्रेड्स के अंदर। आगे फाइनली कहता है लास्ट जो व्यू है पांचवा, उसका नाम है फिजिकल व्यू। फिजिकल व्यू वो होता है, कहता है फिजिकल व्यू क्लस्टर्स कंटेन्स फिजिकल व्यू क्लस्टर्स कंटेन्स कंप्यूटर्स विच कंटेन प्रोसेसर्स। कहता है बेसिकली फिजिकल व्यू वो होता है जिसके अंदर हम अपने वो तमाम कंटेनर्स कंप्यूटर्स को कंटेन्स कर रहे होते हैं जिनके अंदर हमारे डिफरेंट तरह के प्रोसेसर जो है वो कंटेन्स हो रहे होते हैं। समझ आ गई बात की। तो ये आपका हायरार्किकल व्यू वाला टॉपिक था, इसको आपने अच्छे से जो है वो कवर कर लेना है। लास्ट फिर आपका एक टॉपिक है जी, इसमें सिर्फ आपने नाम याद करने हैं, वो कौन सा जी, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। कहता है बेसिकली हम जब भी कोई आर्किटेक्चर बनाते हैं तो उसका स्टाइल्स कैसे क्या होना चाहिए। तो बेसिकली उसका स्टाइल कैसे क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसने डेफिनेट किया, कहता है आर्किटेक्चरल मॉडल ऑफ अ सिस्टम में कन्फर्म टू अ जेनेरिक आर्किटेक्चरल मॉडल और स्टाइल। कहता है बेसिकली सबसे पहले कोशिश ये करो कि जब भी आप कोई भी आर्किटेक्चर बनाओ, चाहे वो आपका आर्किटेक्चरल व्यू है या हायरार्किकल व्यू है, तो जब भी आप उसको बनाओ तो उसमें आपका कौन सा होना चाहिए मॉडल, उसमें आपका जेनेरिक आर्किटेक्चर मॉडल होना चाहिए। जेनेरिक दोस्तों कौन सा होता है, जिसको आप किसी भी फॉर्म में अगर मॉडिफाई करो ना, तो मतलब वो अपने आप को खुद ब खुद चेंज कर ले उस फॉर्म के अंदर, मतलब जिसको तब्दील करना, जिसमें मॉडिफिकेशन करना जो है वो मुश्किल ना हो, उसको हम कहते हैं जेनेरिक चीज़। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है जनाब सबसे पहले जब भी आप कोई भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हो, कहता है उसका स्टाइल जो है जेनेरिक आर्किटेक्चर मॉडल की तरह होना चाहिए, जिसको हम किसी भी शेप में तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद आगे वो कह रहा है कि जब भी आप कोई आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हो तो उसमें 4 चीज़ों का आप ख्याल रखना, 4 चीज़ों को जो है शामिल करो। ये 4 चीज़ें अगर आप उसमें शामिल करोगे तो देन ही आपका जो है आर्किटेक्चर व्यू जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो पहली चीज़ कौन सी कहता है, जब भी आप कहता है ईच स्टाइल डिस्क्राइब अ सिस्टम कैटेगराइज डैट
अकम्पसीज, कहता है जब भी हम कोई भी सिस्टम का स्टाइल डिज़ाइन करते हैं ना, डिस्क्राइब करते हैं, कहते हैं उसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स। कहता है सबसे पहले उसमें सेट ऑफ कंपोनेंट्स होने चाहिए। सेकंड नंबर पे कहता है उसमें सेट ऑफ कनेक्टर्स होने चाहिए। थर्ड नंबर पे उसमें कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए और फोर्थ नंबर में उसमें सिमेंटिक मॉडल होना चाहिए। ये चार डिफरेंट हमारे पास क्या जी वो हैं जी कैटेगराइज हैं जो आपके किसी भी आर्किटेक्चरल मॉडल के अंदर होनी ही चाहिए। यानी उसके उसके स्टाइल, जब आप उसका स्टाइल तैयार करोगे तो उसका स्टाइल तैयार करते हुए ये चार चीज़ें उसमें होनी ही चाहिए। पहले नंबर पे सेट ऑफ कंपोनेंट्स होने चाहिए, सेकंड नंबर पे सेट ऑफ कनेक्टर्स उसमें होने चाहिए, थर्ड नंबर पे कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए और फोर्थ नंबर पे वो आपका जो मॉडल है वो सिमेंटिक मॉडल होना चाहिए। समझ की बात की, ये नाम याद कर लेने आपने। उसके बाद आपको ये भी पता होगा सेट ऑफ कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स बेसिकली यानी इसमें कहता है डिफरेंट तरह के जो है क्या हो जी, लाइक जैसे डेटाबेस होनी चाहिए, कंप्यूटेशनल मॉडल्स होने चाहिए। सेट ऑफ कनेक्टर्स कौन से होते हैं, कहता है जिसमें बेसिकली हम अनेबल कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को, कोऑर्डिनेशन को और कोऑपरेशन को डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान। उसके बाद कहता है कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं, डिफाइन हाउ कंपोनेंट्स कैन बी इंटीग्रेटेड टू द फॉर्म द सिस्टम, टू फॉर्म द सिस्टम। कहता है बेसिकली इसमें हम डिफरेंट तरह के जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसा इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको कहता है हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। और लास्ट पे सिमेंटिक मॉडल है। सिमेंटिक मॉडल की ये डेफिनेशन लिखी हुई है आपने अच्छे से, इसकी सिमेंटिक मॉडल जो इसका चौथा पॉइंट है इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, इसको आपने याद कर लेना। कहता है सिमेंटिक मॉडल बेसिकली वो मॉडल होता है दैट अनेबल अ डिजाइनर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। कहता है बेसिकली सिमेंटिक मॉडल वो होता है जिसमें हम अपने हमारा जो डिज़ाइनर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है आपके के पूरे सिस्टम के ओवरऑल पर्सपेक्टिव को, यानी उसके आपके सिस्टम का मकसद क्या, मेन जो उसके जो वर्किंग स्टाइल है वो क्या है, बाय एनालाइजिंग द नोन प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो याद कर लेनी है। सिमेंटिक मॉडल की ये डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।